इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज किशोर बहुगुणा, कार्यक्रम समन्वयक एनईपी प्रकोष्ठ SCRT उत्तराखंड। आज इस कक्षा में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत भाग 1 में आज इस कक्षा में जो हम सीखेंगे या जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इनमें द्विघात समीकरण की अवधारणा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसके अलावा विभिन्न स्थितियों के आधार पर हम कैसे द्विघात समीकरण को बनाते हैं तथा कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी जांच करना यहां पर हम सीखेंगे। यदि हम बहुपद की बात करें, कक्षा 9 में हम विभिन्न प्रकार के बहुपदों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि शून्य बहुपद क्या होता है, एक घात, एक पदीय, अर्थात घातों और पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उन्हीं बहुपदों के प्रकार में से यदि हम इस प्रकार के एक बहुपद को देखें, ax² + bx + c, और इसके साथ शर्त है कि a का मान, अर्थात जो x² का गुणांक जो है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ax² + bx + c यह एक प्रकार का बहुपद है। अब इस बहुपद को यदि हम शून्य के तुल्य कर देते हैं, अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 यदि हम कर देते हैं, तो हमें एक जो समीकरण प्राप्त होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने में हम द्विघात समीकरणों का प्रयोग करते हैं। और कैसे हम द्विघात समीकरणों का निर्माण करते हैं, किन शर्तों के आधार पर कैसे कैसे हम करते हैं, उसके हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लेंगे। माना एक स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? इस स्थिति के लिए सर्वप्रथम जो शर्तें हमको दी गई हैं, उन शर्तों के आधार पर हम एक द्विघात समीकरण की रचना करेंगे। हम देख सकते हैं कि चूंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो यह जो कक्ष होगा हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कि x मीटर। अब जो शर्त हमको दी गई है कि लंबाई क्या होगी, दी गई शर्तानुसार जो कक्ष की लंबाई है वह कक्ष की चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी। तो कक्ष की चौड़ाई क्या है? x, और x का 2 गुना x अर्थात 2x, और उससे 1 अधिक धन 1। तो जो लंबाई प्राप्त होगी वह होगी 2x धन 1 मीटर। इस प्रकार हम यहां पर देख सकते हैं कि जो शर्तें हमें दी गई हैं उनके अनुसार चौड़ाई जब हमको दी गई थी कि चौड़ाई x मीटर हमने मानी है, और जो शर्त दी गई है उसके आधार पर हमने लंबाई निकाल दी है। साथ ही हमको यह भी दिया गया है कि जो ये कक्ष बनना है इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 300 वर्ग मीटर होगा। लेकिन यदि हम लंबाई और चौड़ाई के आधार पर देखें और सूत्र का प्रयोग करें, क्योंकि यह एक आयताकार कक्ष होगा और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमको दी गई थी x, या हमने मानी थी, और उसके आधार पर जो लंबाई निकली थी वह निकली थी 2x धन 1। तो यह क्षेत्रफल होगा।
यह क्षेत्रफल हमने यहां पर लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 2x धन 1 गुणा x वर्ग मीटर। यह जो है आयताकार कक्ष का क्षेत्रफल होगा। अगर इसके हम गुणा करें तो 2x और x जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक घात है और एक घात यह है। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 1 धन 1 2x स्क्वायर, और x की जब 1 के साथ गुणा होगी तो x गुणा 1 बराबर x, अर्थात हमको जो क्षेत्रफल सरल करने पर मिला है 2x स्क्वायर धन x वर्ग मीटर। अब चूंकि जो प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो कक्ष का क्षेत्रफल होगा वह 300 वर्ग मीटर होगा, और जो क्षेत्रफल हमने मापों के आधार पर ज्ञात किया है वह 2x स्क्वायर धन x होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यह क्षेत्रफल उसी कक्ष का है। एक हमें शर्त के अनुसार दिया गया है, एक हमने ज्ञात किया है, अर्थात 2x स्क्वायर धन x बराबर 300। अब इस 300 को यदि हम पक्षांतर कर दें, बाईं तरफ ले आए, तो ये जो धन का चिन्ह इसका है बाईं तरफ आके ऋण का चिन्ह हो जाएगा और हमें मिलेगा 2x स्क्वायर धन x ऋण 300 बराबर 0। अब यहां पर हमें देखिए यह एक मानक रूप है किसका, जो हमने द्विघात समीकरण मानी थी, जिसका हम मानक रूप की बात कर रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह बराबर 0। इस रूप में यहां पर हमें समीकरण प्राप्त हो गई है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, 2x स्क्वायर धन x ऋण 300 बराबर 0। तो यह हमें उन शर्तों के आधार पर इस आयताकार कक्ष का जो लंबाई और जो चौड़ाई होगी उसको निकालने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण में प्राप्त हो गई है। तो जो कक्ष की चौड़ाई होगी या जो लंबाई होगी वह इस समीकरण 2x स्क्वायर धन x ऋण 300 बराबर 0 को संतुष्ट करेगी, क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण जो बनाई हमने उन शर्तों के आधार पर बनाई है जो कि हमको प्रश्न में दिए गए हैं। अर्थात यदि हम आगे जब हम इन समीकरणों को इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे तो इस समीकरण के आधार पर जो लंबाई और चौड़ाई के मान हमें प्राप्त होंगे वे मान इस समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0 को संतुष्ट करेंगे। अब हम यदि चर x में कोई द्विघात समीकरण है, यहां पर हम देख सकते हैं कि ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण है यहां पर हम देख सकते हैं कि a, b और c ये संख्यात्मक मान है, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, इनको हम आगे गुणांक के नाम से भी जानेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि इस समीकरण में जो x स्क्वायर का गुणांक है अर्थात a का जो मान है वह शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान शून्य होगा, हमें इस बात को इस तरह से समझना होगा कि यदि a का मान शून्य होगा, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। अब यदि a का मान 0 होगा तो ax स्क्वायर 0 गुणा x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, और ये जब 0 हो जाएगा तो धन bx धन c बराबर 0, धन bx धन c बराबर 0, और ये हो जाएगा bx धन c बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो अब 1 हो गई है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, तो यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, यह एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो किसी भी समीकरण के जो हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप माना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके द्विघात समीकरण होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वह यह है कि a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान
शून्य नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में कोई भी समीकरण पीएक्स का मतलब एक बहुपद जिसमें चरराशि एक्स होगी बराबर 0 यदि हम रखते हैं, जहां पीएक्स दो घात का एक बहुपद होगा, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम पीएक्स के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले यहां पर एक्स की दो घात वाला पद है, फिर एक घात वाला पद है, और फिर अचर या शून्य घात वाला। यदि हम गणितीय रूप में देखें तो यहां पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं c को हम c x की घात 0, दो घात, एक घात और 0 घात, क्योंकि किसी भी राशि के यदि घात शून्य होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो c गुणा 1 बराबर c। तो घटती हुई घातों के क्रम में हम यहां पर देख सकते हैं ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहां पर मैंने पहले ही बताया कि शर्त यह होनी चाहिए कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो जो द्विघात वाला पद है वह 0 हो जाएगा। तो यह ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहां पर कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात विभिन्न स्थितियों में हम द्विघात समीकरणों को बना सकते हैं, उनके आधार पर उन प्रश्नों को, उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले कुल मिलाकर उनके पास 45 कंचे थे, उसके बाद दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब जो उनके पास कंचे शेष हैं, उन कंचों की संख्या का यदि हम गुणनफल करें तो वह गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस स्थिति को अब हम गणितीय रूप में परिवर्तित करने का, द्विघात समीकरण में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो माना जॉन के पास कंचों की प्रारंभिक संख्या थी x, माना प्रारंभ में उसके पास x कंचे थे। अब चूंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, उनमें से हमने मान लिया कि जॉन के पास जो कंचे थे वो थे x, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, यानी जो दोनों के पास थे 45 माइनस x। अब क्यों होगा 45 माइनस x? क्योंकि जो दोनों के पास थे उसमें से यदि हम एक के पास हमने जो माने हैं वो घटा दें तो जो बाकी होंगे वो दूसरे के पास होंगे, जो शेष होंगे वो दूसरे के पास होंगे। तो जॉन के पास हमने माने थे x, दोनों के पास थे 45, अब 45 में से हमने x को घटा दिया तो ये जो संख्या निकलेगी ये निकलेगी जीवंती के पास कंचों की प्रारंभिक संख्या। तो ये हमें प्राप्त हुई 45 माइनस x। अब 5 कंचे खो देने के बाद, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जब जिसके पास x कंचे थे, जब वो 5 कंचे खो देगा तो 5 घट जाएंगे, तो घट जाएंगे तो x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की प्रारंभिक संख्या थी 45 माइनस x, अब उसने 5 खो दिए और तो 45 माइनस x पहले थे और 5 और खो दिए माइनस 5। 45 माइनस x माइनस 5। अब यहां पर x तो चर राशि है, लेकिन 45 माइनस 5 यह हमारे पास आंकिक मान है, अचर मान है। तो 45 से हम 5 को घटा सकते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 40। अर्थात जो हमें जीवंती के पास शेष कंचों की संख्या मिलेगी वो मिलेगी 40 माइनस x। तो 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास जो संख्या बची वो हमें मिल गई x माइनस 5 और 40 माइनस x।
अब जो प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद जो संख्या है उनका जो गुणनफल है वो बराबर 124 है। अर्थात एक के पास थे x-5, एक के पास थे 40 - x, इन दोनों की हमने गुणा कर दी और ये बराबर हो जाएगा 124 के, बराबर 124। अब हम जब गुणा करेंगे हमारे पास है x-5 गुणा 40 - x बराबर 124। अब जब इसको हम हल करेंगे तो x की गुणा होगी 40 - x से, -5 की गुणा भी होगी 40 - x से, बराबर 124 हमारे पास है ही। तो 40 और x की गुणा 40x माइनस x की गुणा x से x² -5 गुणा 40, 40 गुणा 5 होगा 200, और ये ऋण और ये ऋण, दोनों ऋण की जब गुणा होगी तो हमें मिलेगा धन, और 5 की गुणा x से 5x। तो 40x ऋण x² ऋण 200 धन 5 x बराबर 124, और यही हमने यहां पर लिख दिया है कि जो गुणनफल है ये बराबर 124। ये जो हमें मिला, अब इसको यदि हम हल कर दें, 40x धन के हैं और धन के ही 5x भी हैं, तो ये जुड़ जाएगा ऋण x² हम आगे ले लेते हैं घात, अब हम इनको घटते हुए क्रम में लेते हैं घातों के। 40 और धन 45x ऋण 200। अब प्रश्नानुसार जैसे मैंने कहा यह संख्या कितनी है 124, तो इस 124 को भी हम पक्षांतर करके बाईं ओर ले आते हैं, तो ये हो जाता है ऋण 124। अब ऋण 200 और ऋण 124 दोनों ऋणात्मक मान हैं, जुड़ जाएंगे, तो ऋण 200 और ऋण 124 हो जाएगा ऋण 324, और ये जो ऋण x² धन 45x था इसको हमने भी इसी प्रकार से लिख दिया है। तो हमें मिला ऋण x² धन 45x ऋण 324 बराबर 0। अब हम पूरी समीकरण को, क्योंकि यहाँ पर ऋण है तो चाहे हम गुणा कर दें भाग कर दें पूरी समीकरण को, तो हमारे पास जब हम ऋण से गुणा करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा ऋण, और ये हो जाएगा धन। तो हमको मिलेगा x² ऋण 45x धन 324 बराबर 0। और ये देख सकते हैं कि यह जॉन के पास जितने कंचे थे या जीवंती के पास जितने कंचे होंगे उनको द्विघात समीकरण x² ऋण 45x धन 324 संतुष्ट करेगी। अर्थात x का जो मान होगा वह इस द्विघात समीकरण को, क्योंकि अब हमें यह एक मानक रूप में प्राप्त हो गई है ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में हमें समीकरण प्राप्त हो गई है, तो इसके द्वारा हम उसको हल कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अर्थात यदि हम कुछ खिलौने बनाते हैं तो जितने खिलौने बनाते हैं 55 में से उनको घटा दें, वो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को यदि हम घटा दें तो वो एक खिलौने का मूल्य निकलेगा। अभी हम जब इसको आगे हल करते हैं तो उस चीज को समझ सकते हैं कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या है x, एक दिन में x खिलौने बने। अब हम मूल्य निकालेंगे कि इन खिलौनों का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, और उसके आधार पर एक दिन में जितने खिलौने कुल बनते हैं उनकी लागत क्या होगी, उनका मूल्य क्या होगा। और फिर हमें दिया गया है कि एक दिन की जो लागत है निर्माण लागत वो 750 रुपए, तो हम उसको बराबर कर देंगे और इस आधार पर हम द्विघात समीकरण को प्राप्त कर लेंगे।
तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को हमने x माना है, तो जो प्रत्येक खिलौने की लागत होगी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रश्न में क्या कह रहा है, 55 में से हम घटा देंगे जितने उस दिन बने हैं। अब बने कितने, x, 55 में से हम यदि घटा देंगे तो 55 माइनस x, तो एक खिलौने की लागत हो गई 55 माइनस x। अब एक दिन में बने खिलौने x और खिलौने की निर्माण लागत कितनी है, 55 माइनस x। यदि उस दिन जितने खिलौने बने हैं सबकी यदि हम लागत निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, माना हम उदाहरण से समझते हैं, हम एक दिन में कोई 2 वस्तुएं बनाते हैं और एक वस्तु की कीमत है 5 रुपए, तो 2 की कितनी होगी, 10। अर्थात हमने क्या किया, एक वस्तु की कीमत और उस दिन जितनी वस्तुएं बनी हैं, तो उस दिन वस्तुओं की, खिलौनों की संख्या कितनी है, x, निर्माण लागत कितनी है, 55 माइनस x। तो एक दिन में कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने कहा कि खिलौनों की संख्या और एक खिलौने की लागत को हम गुणा कर देंगे, x गुणा 55 ऋण x, 55 माइनस x। और प्रश्नानुसार यही जो लागत है वह दी गई है हमको 750 रुपए, यानी x गुणा 55 माइनस x जो लागत है ये बराबर है 750 रुपए के। हम गुणा करेंगे तो 55 और x की जब गुणा होगी तो 55x और x और x की गुणा होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। 750 को हम पक्षांतर कर देते हैं, बाईं तरफ ले आते हैं और x की घटती हुई घातों के क्रम में हम इसको लिखते हैं। तो सबसे अधिक घात हमारे पास है स्क्वायर वाली, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक घात प्लस 55x और 750 को इधर लाएं तो ऋण 750 बराबर 0। तो ऋण एक्स स्क्वायर धन 55x ऋण 750 बराबर 0। अब फिर वही, क्योंकि शुरू में ऋणात्मक इसमें चिन्ह है तो हम पूरे ऋण से यदि गुणा कर दें या भाग जो हम कह सकते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर ऋण 55x धन 750 बराबर 0। और ये एक द्विघात समीकरण है जो उस दिन विशेष को निर्मित बर्तनों की संख्या द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये उस दी गई स्थिति के आधार पर हमने द्विघात समीकरण की रचना कर दी है। अब कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी हम जांच कैसे करेंगे, वो हम यहां पर देखते हैं कि द्विघात समीकरण की जांच उदाहरण से हम समझते हैं कि जांच कीजिए कि क्या x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो हमको दिया गया है कि x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, हम इसको हल करते हैं, इसको लेते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्थिति है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि हम देखें इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि a धन b की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का हम यहां पर प्रयोग करेंगे तो हम x धन 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यदि हम देखें a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab गुणा में और धन 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब ये 2 और 1 की गुणा होगी तो 2 गुणा 1 2 और x धन 1 की घात 1, अर्थात x धन 1 की घात 2 के जगह हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं बराबर 2 की गुणा x से 2x और 2 की गुणा ऋण 3 से ऋण 6। x स्क्वायर धन 2x धन 1 बराबर 2x ऋण 6। अब उसको हम इधर ले आते हैं, इन दो पदों को हम इधर ले आते हैं, जो धन का है यहाँ पर ऋण का हो जाएगा और जो ऋण का है यहाँ पर धन का हो जाएगा। तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण 2x धन 6 बराबर 0। अब हम देख सकते हैं कि 2x धनात्मक मान 2x ऋणात्मक मान, तो ये जो क्या हो जाएगा, एक दूसरे 2x से ये 2x घट जाएगा, क्या विपरीत चिन्ह है, हम कह सकते हैं कट जाएंगे, ये भी कह सकते हैं, और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर और 1 धन 6 7, एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 0। यहां पर यह देखने वाली बात है
कि यहाँ जो एक घात वाला पद है वह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दो घात वाला पद है और उसके बाद सीधे अचर पद है। तो उक्त समीकरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? मानक रूप में। मानक रूप में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन 0x, क्योंकि जो एक घात वाला हमारा पद होता है, एक्स वाला जो पद होता है वह नहीं है, तो उसको हम गुणांक 0 के रूप में लिख सकते हैं, धन 7 बराबर 0। और ये हमारा एक मानक रूप में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, जिसमें कि a का मान कितना है? 1, क्योंकि गुणा में हम 1 को यहां पर मान सकते हैं। a का मान 1, b का मान 0 और c का मान 7। अर्थात क्योंकि दी गई समीकरण जो हमको दी गई थी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, इसको हमने सरल किया और सरल करने पर जो हमें समीकरण मिली वह मिली एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 0। और ये जो सरल करने के बाद मिली है यह द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप की है। और इसमें ए का मान 0 नहीं है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि ए का मान यहाँ पर 1 है, ए का मान 0 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण की जो शर्तें हैं उनको पूरा करता है। अतः एक्स धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा एक्स धन 3, या इसको हम इस तरह से करते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। इसकी हमने जांच कर ली है। एक अन्य उदाहरण से और समझते हैं। जांच कीजिए कि क्या x प्लस 2 की घात 3 x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण है। जैसे कि हमने अभी पहले जो समीकरण हमको दी गई थी हमने उसकी जांच करी, हम इसकी भी जांच करते हैं। और पुनः हम जो समीकरण हमको दी गई है हम इसको लेते हैं बायां पक्ष यदि हम इसका देखें तो x प्लस 2 का होल क्यूब, हमारे पास जो सूत्र होता है इसके लिए a धन b की घात 3, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। a के स्थान पर यहां पर x है, b के स्थान पर 2 है, तो हम देखते हैं a क्यूब अर्थात x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। जब इसको हम हल करेंगे तो x क्यूब को हम उसी प्रकार से लिख देंगे 3 गुणा 2 6 और एक्स स्क्वायर 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, ये मान आएगा 4 और इस 4 की 3 से गुणा होगी तो 12, 4 3 12x और 2 की घात 3, घातों को हम जैसे जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो हमको मिला एक्स क्यूब धन 6x स्क्वायर धन 12x धन 8, ये बायां पक्ष मिल गया हमको। और दायां पक्ष क्या था 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी भी हम अंदर गुणा करते हैं। तो जब 2x की हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 घात ये है और 1 घात ये है, 2 घात और 1 घात 2 धन 1 3, तो 2x क्यूब और 2x की जब माइनस 1 से गुणा होगी तो माइनस 2x। अब इन दाएं पक्ष में जो 2x क्यूब माइनस 2x है इसको हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो ये धन वाला ऋण हो जाता है और ऋण वाला धन हो जाता है। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हम देख सकते हैं ऋण 2x क्यूब और धन का 1x क्यूब, हमारे पास क्या बचेगा ऋण का 1 बचेगा, क्योंकि ऋण के यहाँ पर 2 हैं धन का 1 है तो ऋण का 1 ज्यादा है, तो ऋण x क्यूब। एक्स स्क्वायर में केवल एक ही पद है तो हम उसको उसी प्रकार से लिख देंगे 12x और 2x दोनों धनात्मक मान है तो 12 और 2 जुड़ जाएंगे 14x, धन 8 अचर पद एक ही है, तो ऋण x क्यूब धन 6x स्क्वायर धन 14x धन 8 बराबर 0, यह हमको मिल गया है। अब यहां पर हम देखें कि अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यह जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके रूप की नहीं है। अतः दी गई समीकरण एक्स धन 2 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। हम कह सकते हैं यह मानक रूप में नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण। आशा है कि आज की इस कक्षा में हम द्विघात समीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने में तथा उसको समझने में सफल होंगे कि
द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, कैसे हम द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं, और कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है इसकी जांच करने में हम सफल होंगे। आगे पुनः इसी प्रकार किसी प्रकरण पर चर्चा के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।